जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। इसमें वो प्रश्न शामिल हैं साथियों जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों पर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहता है? कहता गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो भैया गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है इसका सही जवाब। बात कर ले गंगा नदी की, तो गंगा नदी को साथियों 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब? 2008 में। इसके अतिरिक्त ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा। यहां पर देखिए क्या कहता है। कहता है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो विजय सागर पक्षी विहार जो है ये साथियों उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में है। कहां पर? महोबा जनपद में है ये साथियों विजय सागर। कहां पर? विजय सागर झील के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका नाम साथियों विजय सागर पक्षी अभयारण्य है। और ये एक केवल पक्षी विहार है और ये विजय सागर झील के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका नाम विजय सागर पक्षी विहार है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगर पूछ ले इसका साथियों स्थापना किस वर्ष हुआ, तो आपको बता देना है इसका स्थापना जो है 1990। कब? 1990 में इसकी स्थापना हुई। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी जो है साथियों वो कहां पर पाई जाती? ये भैया मुख्य रूप से मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब बाकी तीन सही होंगे। बात सही है कि नहीं? तो देखिए लखीमपुर का मिलान अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र से है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लखीमपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहां पर अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। आगे देखेंगे सोनभद्र। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला है। बिल्कुल सही बात। जो साथियों सोनभद्र है यहां पर सबसे ज्यादा वन का आच्छादित क्षेत्रफल है। सीतापुर का मिलान न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र से है, यही तो गलत हो जाता है क्योंकि सीतापुर जो है साथियों अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला है। अधिकतम एससी कह लो या एसटी कह लो, ठीक है। अनुसूचित हम लिख देते हैं पूरा पूरा, अनुसूचित जाति वाला जिला है। ठीक है, अनुसूचित जाति वाला जिला है, ये हो जाएगा अनुसूचित जाति वाला जिला। तो यही हो गया गलत। जबकि संत रविदास नगर ये न्यूनतम वन आच्छादित, ये भी सही। तो तीन सही, गलत कौन मिला हुआ है? ये सीतापुर। तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? यह साथियों ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। इस प्रश्न पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। जो उत्तर प्रदेश का लोगो है उसमें डबल मछली का चिन्ह है, वो साथियों कौन से ऐतिहासिक स्मारक से लिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया है। कहां से भैया? लखनऊ के रूमी दरवाजा से लिया गया। और लखनऊ के रूमी दरवाजा का निर्माण की अगर बात कर ले तो असफउद्दौला, कौन साथियों यहां पर हम लिख देते हैं असफउद्दौला ने करवाया था। असफउद्दौला ने करवाया था, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। असफउद्दौला नाम के व्यक्ति ने करवाया था। कब साथियों? 1784 ईस्वी में करवाया था, ये भी याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। यहां पर देखेंगे ये वाला प्रश्न। क्या कहता है? चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच एक
युद्ध था जो कौन से वर्ष हुआ था, जो साथियों कौन से वर्ष हुआ था, ये साथियों 1962 को हुआ था। अगर साथियों आपको तिथि सहित पूछ लेता तो साथियों आपको 20 अक्टूबर लगा देना था, यानी कि 20 अक्टूबर 1962। ठीक है, तिथि समेत पूछे तो 20 अक्टूबर 1962 बता देना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। सबसे पहली बात, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। हर्यक वंश के संस्थापक जो हैं साथियों वो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है भैया, बिंबिसार थे, और यही साथियों पहले मगध के राजा भी हुए। तो इसलिए ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यहां पर साथियों आपको हम बात बता दें, हर्यक वंश में साथियों इनके पुत्र अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठ जाते थे, जिस कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश भी इस वंश को कहा जाता था। किस कारण? क्योंकि इनके पुत्र, जो भी शासक होता था उसका पुत्र अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ जाता था, इस कारण इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता था। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए भैया क्या कहता। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो भैया अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक जो है यही राज्यपाल था। और यही साथियों आगे चलकर खिलजी वंश के बाद 1320 में तुगलक वंश की स्थापना कर दी। कौन से वंश की? तुगलक वंश की स्थापना कर दी 1320 में। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, यहां पर देखेंगे कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोंटफोर्ट सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। मतलब कि मोंटफोर्ट सुधार जो एक रिपोर्ट थी वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई। साथियों वैसे तो ये 1918 में प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन इसके विषय में आपको साथियों जानकारी लेना, भारत सरकार अधिनियम, एक नियम आया था अधिनियम 1919 में, जिसको साथियों क्या कहा गया, जिसको भैया उसको इस नाम से जाना जाता था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। 1919 में यही आगे चलकर इस नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? एक समझौता था। यह साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। और इसमें साथियों क्या किया गया था? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करने की बात कही गई थी, और दलितों का पक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर ने किया था। देखते हैं साथियों आगे देखते हैं, ये रहा, यहां पर देखेंगे कहता निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता। किसको साथियों? धौलागिरी को जाना जाता, क्योंकि इसका संस्कृत नाम क्या है? धौलागिरी का संस्कृत में नाम देखा जाए तो धवल शब्द से आता है, और धवल शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है श्वेत का मतलब सफेद, जिस कारण इसको श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा भैया, कहता है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील
कौन सी है? देखिए बात कर लें साथियों लंबी झील की, तो भैया यहाँ पर देखिए झील वाले में हमको कंफ्यूजन, पेंगोंग झील जो है ये साथियों सबसे लंबी झील है, कितनी? 134 मीटर, 134 मीटर। जबकि वेम्बनाड झील ये साथियों लगभग 96.5 किलोमीटर है, 96.5 किलोमीटर, और ये 134। लेकिन फिर भी इसका उत्तर साथियों डी माना जाएगा, वेम्बनाड झील। किस लिए माना जाएगा? क्योंकि ये पेंगोंग झील जो है ये साथियों भारत के साथ साथ चीन में भी इसका कुछ हिस्सा साथियों बहता है, जिस कारण ये भारत की सबसे लंबी नहीं होगी। जबकि वेम्बनाड झील जो है ये साथियों केरल में है और पूरा का पूरा हिस्सा भारत में है, इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये तो थी सबसे बड़ी। अगर आपसे पूछ लेता सबसे छोटी तो क्या बताते? ये तो थी बड़ी। अगर पूछ लेता सबसे छोटी झील तो भैया आप क्या बताते? छोटी झील तो कौन हो जाती? वो साथियों हो जाती पुकोट झील। कौन सी भैया? पुकोट झील, पुकोट झील। और ये भी केरल में है, बड़ी भी केरल में और छोटी भी केरल में, ठीक है, याद रखना। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, यहां पर देखेंगे, कहता गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? भैया कौन सा क्षेत्र है जो गंगा नदी और सिंधु नदी को अलग अलग करता है? तो वो साथियों अंबाला शहर, अंबाला शहर जो है गंगा नदी और सिंधु नदी को अलग करता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया ये रहा, यहां पर देखेंगे, कहता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? सबसे पहली बात, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन का जो स्थापना है वो साथियों कब हुआ था? वो 7 जुलाई 1948 को हुआ था, 7 जुलाई 1948 को, ठीक है। और ये साथियों क्या है? एक संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका की साथियों परियोजना पर आधारित है। अमेरिका की टेनेसी नदी की जो एक परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी की एक परियोजना है, उस पर आधारित है, ठीक है। अमेरिका की टेनेसी घाटी एक परियोजना है, उसी पर आधारित है, इसीलिए संविधिक निकाय आता है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो देखिए भैया संविधान सभा का 10वां पूछा है। टोटल साथियों 12 आयोजन या बैठक हुई, 12 बैठकें टोटल आयोजित हुई हैं, ठीक है। संविधान सभा की टोटल 12 बैठक आयोजित हुई हैं, जिसमें से आपसे 10वां पूछा। सबसे पहली बात, पहला कब हुआ था? पहली बैठक, पहला आयोजन अधिवेशन कब हुआ? तो पहली बैठक जो है साथियों वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946। ये DEC मतलब दिसंबर 1946 को। ये हो गई पहली बैठक। अगर आपसे पूछ ले साथियों अंतिम बैठक, 12वीं बैठक, जो 12वीं बैठक थी वो मतलब 12वां अधिवेशन या 12वीं बैठक कुछ भी कह सकते हैं, जो 12वीं थी मतलब अंतिम थी, वो साथियों कब हुई? वो हुई 24 जनवरी 1950। ये हुई अंतिम। और आपसे पूछा है 10वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन भैया? 10वां। तो ये 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो गया भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो भैया क्या कहता है? त्वांग और लहासा दर्रे को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो इसका साथियों क्या नाम है? बूमला दर्रा नाम है, बूमला दर्रा, ठीक है। और इस बूमला दर्रा को साथियों एक अन्य नाम बोमडिला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। बोमडिला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला
प्रश्न ये रहा भैया, यहां पर देखेंगे, इसमें साथियों फोकस करेंगे। प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये प्रश्न जो मित्रों है क्या है, महत्वपूर्ण है। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48E पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? सबसे पहली बात राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो हम आपको बता दें साथियों, देखिए यहां पर साथियों मौलिक पहले पूरा बता दें। राज्य सरकार जो जिक्र है वो साथियों संविधान के भाग 6 में किया गया है। कौन से भाग में? भाग 6 में जिक्र किया गया। और इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक आते हैं, ठीक है भैया। अब यहां पर अनुच्छेद 48 की बात कही गई, क्या 152 से 237 के बीच में 48 आएगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपको ये जानकारी याद रख लेना है, ठीक है। अब देखेंगे केंद्र सरकार की बात। ये साथियों संविधान के भाग 5 में इसका जिक्र है। केंद्र सरकार जो है संविधान के भाग 5 में है और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? इसमें साथियों अनुच्छेद 52 से 151 तक उल्लेख है। क्या 52 से और 151 के बीच में 48 आता है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे बात कर लें साथियों किसकी? ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, इसका जिक्र जो है साथियों, मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें भैया? भाग 3 में किया गया है। जबकि इसमें अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद साथियों 12 से 35 कितने हैं भैया? 12 से 35 हैं। 12 से 35 तक इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। 12 से 35 तक। और नीति निर्देशक, क्या 12 और 35 के बीच में 48 आता? बिल्कुल भी नहीं। ये जो साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसकी बात कर लेंगे तो ये संविधान के भाग 4 में है। कौन से भाग में? 4 में है। और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का जिक्र है। अब बताओ ये अनुच्छेद 48 कहां आपको नजर आ रहा है? 36 से 51 के बीच में आएगा, यानी कि भैया ये साथियों नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता। और ये सभी जानकारी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा भैया। यहां पर क्या कहता है? कहता लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तारांकित प्रश्न वे होते हैं साथियों जिनका लोकसभा में साथियों मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है और उनकी संख्या 20 होती है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा भैया। क्या कहता है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए साथियों आपकी न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? न्यूनतम आयु पूछा है तो न्यूनतम जो आयु है भैया वो होना चाहिए 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। जबकि साथियों अगर आप सीएम बनना चाहते हैं, मतलब क्या बनना चाहते हैं? सीएम बनना चाहते हैं, या लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो साथियों आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी तो काम चल जाएगा। अगर साथियों आप राज्यसभा, यही विधान परिषद का सदस्य या राज्यसभा का भी कह सकते हैं इसको, राज्यसभा का सदस्य, ठीक है। लिख देते हैं सदस्य, पूरा सदस्य। तो साथियों इसके लिए आपकी आयु जो है न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है भैया। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं साथियों, क्या? राष्ट्रपति या साथियों उपराष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति ये आधा लिख दिया। या फिर आप राज्यपाल भी बनना चाहते हैं, इन तीनों में से कुछ बनना चाहते हैं तो साथियों राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए। ये तीनों आपको याद रख लेना है, विशेष रूप से कोई साथियों कठिन नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा भैया। कहता है संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में
उपबंध नहीं है, उपबंध नहीं। साथियों, निर्वाचन आयोग का जिक्र संविधान में मिल जाता है, वित्त आयोग का भी मिल जाता है, लोक सेवा आयोग का भी, लेकिन योजना आयोग का कहीं भी जिक्र संविधान में नहीं मिलता। तो इसके विषय में कोई नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। और साथियों, इसका अब नाम क्या है? इस वर्तमान में इसका नाम साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? इसका नाम बदलकर रख दिया नीति आयोग। ठीक है, क्या रख दिया? नीति आयोग। और इसका अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष है साथियों, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। प्रश्न पढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि यह क्लास अच्छी लग रही तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल पर आल पर क्लिक कर ले और चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि होम गार्ड की परीक्षा में निकलवा दूंगा और रोज रात्रि लाइव क्लासों में जुड़े। ठीक है, वहां पर चैप्टर वाइज भी चलवा रहे हैं और साथियों और प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं होम गार्ड के लिए। सब प्रकार की क्लासेस चला रहे हैं, बस आप जुड़ कर तो देखिए। ठीक है, ये देखिए क्या कहता है। भारत के संविधान में किस संशोधन, मतलब भारत के संविधान के कौन से संशोधन के थ्रू टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया? तो भैया ये कहता है कि कौन से संविधान संशोधन में सेवा पर कर, सेवा पर, टैक्सेस ऑन सर्विसेज का मतलब होता है सेवा पर कर, सेवा पर टैक्स, ये जोड़ा गया। ये साथियों 88वें संविधान संशोधन में 88वें संविधान संशोधन में 7वीं सूची में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखेंगे क्या कहता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? किस समिति से भैया जुड़ा हुआ था? तो ये लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ होता है और ये CGA, इसको शॉर्टकट में CAG कैग कहते हैं। और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 148 में मिल जाता है। और इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य पर बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हुआ भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखेंगे छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? उन्हें विलोडन गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है भैया। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हुआ। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे ये रहा, यहां पर देखिए कहता वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है, उस दर को क्या कहा जाता है? उस दर को साथियों रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, रेपो दर। और इसके अतिरिक्त आपसे साथियों पूछा जाए कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो साथियों अभी मैंने आपको बतलाया कि RBI रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। इसके अतिरिक्त बाकी जो बैंक बच गए बड़े वाणिज्यिक बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में। पहला चरण कौन सा था? पहले चरण साथियों, पहला चरण कब हुआ? पहले चरण में भैया 17 जुलाई 1969, 17 जुलाई 1969 को हुआ। और सेकंड चरण जो था, दूसरा चरण जो था, वो साथियों कब हुआ? वो भैया जो हुआ साथियों कब? 15 अप्रैल 1980 को
हुआ। और आप यहां पर देख रहे भैया, पहले पूछता है तो पहला चरण, यहां पर कोई जिक्र नहीं किया चरण का, तो इसका उत्तर आप लगाएंगे 1969। ठीक है, अगर यहां पर चरण कहता दूसरा तब लगाते 80, अगर कुछ ना कहे तो 69 लगाना है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि यह प्रश्न का कहने का मतलब क्या है। यहां पर देखिए, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचाने। यहां पर देखिए असत्य कथन, पहला कथन कहता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता, बिल्कुल सही बात, राशन कार्ड के थ्रू। आगे देखिए, वर्ष 1997 में पीडीएस लाक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, ये कहता है पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं को सहायता देने के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम में मुख्य रूप से जोड़ी गई, बिल्कुल सही बात है, ये जुड़ गई उससे। आगे देखिए डी, डी कहता है 2007 में बंद हुआ, बिल्कुल भी नहीं बंद हुआ, ये वर्तमान समय में भी संचालित है, ये अभी भी साथियों चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। और यही साथियों नया रूप धारण करके आ गया है एनएफ, जो आपको राशन मिलता है साधारण, एनएफएसए। और वन, मोदी जी ने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, ये लगा दी। इसके थ्रू आप भारत के किसी भी कोने में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी राशन ले सकते हैं भारत में। ठीक है, तो ये वाला जो है डी वाला, ये गलत कथन है, इसीलिए यही सही उत्तर होगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हुआ भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखेंगे भैया, क्या कहता, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। ठीक है, और ये साथियों अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से यह भी बता दे, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत जो है 1951 से 1956 तक हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा साथियों, ये आ गया बेहतरीन प्रश्न साथियों, इस पर ट्रिपल स्टार आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न है। डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि जो है साथियों क्रिकेट खेल से संबंधित है। आपने देखा होगा जब साथियों मौसम संबंधी कोई खराबी हो जाए या कोई अन्य परिस्थिति हो जाए, तो साथियों इस विधि का इस्तेमाल करके क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए टारगेट स्कोर की गणना की जाती है, जिसको हम लोग डीएलएस मेथड कहते हैं, डीएलएस मेथड कहते हैं शॉर्टकट में। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो गया भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है, लघु गुणक का आविष्कार किसने किया। जिस तरीके से साथियों साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है, कॉस होता है, साइन कोस टेन कोस, उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग 10 होता है जिसका मान 1 होता है। लॉग का जो परिसंकल्पना है वो जॉन नेपियर ने दिया, और लॉग एक ऐसी साथियों परिगणना है गणितीय साथियों, वो है जिसमें बहुत जटिल संरचनाओं को अपेक्षाकृत गुणा भाग वाली जटिल संख्याओं को जोड़ घटाने जैसी प्रक्रिया में बदला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। इसका मतलब 3 गलत हैं, तभी तो पूछ रहा कौन सही ढंग से मेल खाता। रूस का जो मिलान है ये एन के साथ, एन नहीं होता, रूस का तो होता है रूबल। ठीक है, हम बताते हुए भी आपको चलेंगे, रूस का होता है रूबल। और भूटान की पूछा, पीसो बता रहा है, पीसो नहीं होता है भूटान का, भूटान की तो मुद्रा होती है नगुल ट्रम। क्या होती है, भूटान की मुद्रा जो है वो नगुल ट्रम होती है। ठीक है भैया, और आपसे पूछता है म्यांमार
बिना मार की तो क्यात ही होती है, इसका मतलब यही केवल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चीन की आपको बता दें, चीन की रूबल नहीं होती है, चीन की जो होती है साथियों ये होती है युआन। क्या होती है? चीन की जो युआन होती है इसकी मुद्रा। ठीक है, याद रखना है, ये सभी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 32। देखिए क्या कहता, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी साथियों आपसे पूछा तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाती है, वियना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं अगला देखने से पहले आपको बता दें, अगर ये बात करें ब्यूनस आयर्स, ये किसकी राजधानी है? ये जो ब्यूनस आयर्स है ये जो साथियों है अर्जेंटीना देश की राजधानी है, अर्जेंटीना देश की राजधानी है। ठीक है, और रोम तो सभी लोग जानते हैं, उधर ही लिख देते हैं। रोम जो है भैया इटली की है, इटली देश की राजधानी क्या है? रोम। और डबलिन जो है साथियों आयरलैंड की राजधानी है, आयरलैंड की राजधानी है। ठीक है, ये सभी चीजें याद रख लेना है आपको। देखते हैं आगे भैया, यहां पर ये रहा, क्या कहता है, सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, इसको साथियों सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है, इसको जो है सिस्मोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करता है? भूकंप की तीव्रता मापता है, भूकंप को मापता है, एक प्रकार से कह सकते हैं भूकंप का मापन करता। इसका आविष्कार लुइगी पलमिरी ने किया था, लुइगी पलमिरी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा, यहां पर देखेंगे भैया क्या कहता है, प्रसिद्ध संपादक कवियत्री विदुषी लेखिका इंदिरा गोस्वामी को, ये क्या क्या थी? देखिए जो इंदिरा गोस्वामी है ये साथियों एक संपादक भी थी और कवियत्री भी थी, विदुषी भी थी और लेखिका भी थी। इनको कौन, इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इनको असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और वो साथियों 36वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जो कि वर्ष 2000 में इनको दिया गया था, 2000 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, ये याद रहेगा भैया, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1857, 1907, 1757, 1764। हम चाहते हैं कि इसका उत्तर जो है आप होमवर्क के तौर पर दें। कैसे दे बच्चों? होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। और साथियों आपसे निवेदन है, यदि यह क्लास अच्छी लगी तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।